9 साल ये रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण कोर्ट को डिसाइड करने में बाधा आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे थे। हर एक स्टेज पे कोशिश की गई कि कोर्ट में रिकॉर्ड ना पेश हो। कौन कौन रोशनी एक्ट के अंडर बेनिफिशियरी है, कौन कौन फॉरेस्ट लैंड पे एनक्रोचर है। रोशनी मामला हो या उसके बाद जंगलात को लेकर जो सरकार ने ऑर्डर्स इशू किए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर यके बाद दीगरे सामने आकर पूरी कोशिश करें क्रेडिट हम लें। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने एक बयान दिया, कहा रोशनी मामले में जो कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सर्जिकल स्ट्राइक है जमीन जहाज के ऊपर। थोड़ा रिकॉर्ड को खंगाला तो मालूम ये पड़ा कि दोनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी का रोल कम और जम्मू के वकीलों और सोशल एक्टिविस्टों का रोल ज्यादा है। रोशनी मामले में पीआईएल की थी प्रोफेसर एस के भल्ला ने और वकील थे शेख शकील। और जंगलात को लेकर जो कुछ उठापटक हो रही है, जो रिकॉर्ड्स आज वेबसाइटों के ऊपर आ रहे हैं और जो 100 बड़े एनक्रोचर्स के नाम सामने, 50 बड़े एनक्रोचर्स के नाम सामने आए हैं, वो पीआईएल जो है एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने की थी और उसमें भी वकील थे एडवोकेट शेख शकील। यानी दोनों मामलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। फिर ये क्रेडिट किस चक्कर में? हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, आप क्रेडिट लेने जा रहे हैं, मतलब ना आपका कोई लेना ना आपका कोई देना, और आप कह रहे हैं जी सब कुछ हमने किया। देखिए जुनैद जी, ऐसा है, अगर हम फैक्ट्स पे जाएं, रेलेवेंट फैक्ट्स विच आर होल्डिंग द फील्ड एज ऑन डेट्स, यू कांट डिनाई द फैक्ट्स, राइट। आप फैक्ट्स को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, उनको आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस फाइल को एग्जामिन करें तो आपको पता चलेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पिछले 9 साल से पेंडिंग थी। 9 ईयर्स जो रोशनी वाली है, और फॉरेस्ट वाली भी तकरीबन इतने ही टाइम से चल रही है, 1 साल बाद में आई होगी। तो डिफरेंट डिवीजन बेंचेस ने डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट ओकेजन्स पे रिपीटेडली स्टेट गवर्नमेंट्स, 2009 में किसकी, 2011 में किसकी गवर्नमेंट थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की। 12, 13, 14, ठीक है। तब से हाई कोर्ट रिपीटेडली डायरेक्शंस इशू कर रही थी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, कि भाई आप रिकॉर्ड लाइए, बताइए किस किस के नाम रोशनी एक्ट के अंडर लैंड रेगुलराइज हुई है, एंड दोज हु हैव एनक्रोच्ड द फॉरेस्ट लैंड्स। ये रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक। जब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहे। देखिए ये विक्ट्री किसकी है? विक्ट्री किसकी है? एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की। और रोशनी एक्ट में देखिए आप, लेकिन ये तो दोनों मामलों में विक्ट्री एडवोकेट शेख शकील की है, चाहे आप रोशनी का मामला ले लें, चाहे आप फॉरेस्ट का मामला ले लें। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। देखिए टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। रोशनी एक्ट मैंने भी स्टडी किया, आपने भी स्टडी किया होगा। अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक डिक्लेयर करना होता तो ये 1-2 घंटे का काम था। ये पिछले 9 साल से क्यों नहीं हुआ? मुझे कारण पता चलना चाहिए। ये अब क्यों हुआ? ये जब यूटी बनी जम्मू कश्मीर तब क्यों हुआ? ये कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने आपको कहा जिनको डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता। ये जब ऊपर की कमांड ठीक लोगों के हाथ में हो तो सारी अथॉरिटीज जो हैं काम करना शुरू करती हैं। 9 साल हाई कोर्ट में ये रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा था। अब यूटी किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में है? होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के अंडर। वहां से इंस्ट्रक्शंस आई कि फौरन रिकॉर्ड पेश कीजिए जो हाई कोर्ट रिकॉर्ड मांगती है। तो उसके बाद ये डायरेक्शंस इशू हुई। रोशनी एक्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ, 9 साल के बाद हुआ। लेकिन उसमें तो बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, रोशनी एक्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने में। वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी वालों ने कि हमने करवाया। वो एक आम लोगों की विक्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हर एक कॉमन सिटीजन का भी राइट है। यानी आप ही कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेश किया या जो रिकॉर्ड रोशनी के तहत
हाईकोर्ट में गया, वो तब संभव हो सका जब ये यूटी बनी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल। और वहां से जब इंस्ट्रक्शंस इशू हुई कि आप ये रिकॉर्ड विदहोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि जब एनसी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीच में थोड़ी देर के लिए पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लेकिन वो आपको पता है कितनी देर चली, कैसे चली, कितने डिफरेंसेस हुए, राइट? हमने ऑप्ट आउट किया, गवर्नमेंट से स्टेप डाउन किया, लेकिन 9 साल ये रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण कोर्ट को डिसाइड करने में बाधा आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे थे। हर एक स्टेज पे कोशिश की गई कि कोर्ट में रिकॉर्ड ना पेश हो। कौन कौन रोशनी एक्ट के अंडर बेनिफिशियरी है, कौन कौन फॉरेस्ट लैंड पे एनक्रोचर है। अब देखिए कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा रिकॉर्ड गया, कैसे लिस्टिंग गई एनक्रोचर्स की। ये डायरेक्ट चूंकि सुपरविजन है, एडमिनिस्ट्रेशन है होम मिनिस्ट्री की, यूटी को एडमिनिस्टर कर रही है, इसीलिए ये जल्दी साबित मतलब पॉसिबल हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, मैंने नहीं सुना आपको कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने या आप लोगों ने प्रोफेसर एस के भल्ला का शुक्रिया किया हो, अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा का शुक्रिया अदा किया हो, या एडवोकेट शेख शकील का शुक्रिया अदा किया हो कि आप लोग कम से कम इस मसले को लेकर कोर्ट में तो गए, दोनों मसलों को, चाहे फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर जो कब्जे हैं या रोशनी के मामलों में जो खुद बुर्द आपके मुताबिक या जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक हुई है। देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ठीक, एक स्पेसिफिक एफिडेविट देना पड़ता है उसमें कि आपका रिकॉर्ड क्या, आपने पहले कितनी PILs की और क्या पब्लिक स्पिरिटेड इंसान हैं। और जब कोई पब्लिक स्पिरिटेड काज एस्पाउज करता है कोर्ट में, उसको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ना डिमांड करना चाहिए। अगर आपने जनता का काज प्रोजेक्ट किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच या खंडपीठ ने उसको डिसाइड किया। इसमें जब देखिए, ये तो एक लायर का रोल क्या होता है, ही इज ए प्रोफेशनल व्हेन ही आर्ग्यूज ए केस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसकी अप्रोच प्रोफेशनल होती है, उसका जो ओपोनेंट होता है वो उसका एडवर्सरी होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्सरियल लिटिगेशन, राइट? जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, दैट इज नॉट एडवर्सरियल लिटिगेशन। यू हैव टू जस्ट पुट ए काज बिफोर द कोर्ट दैट दिस काज परटेन्स टू द पब्लिक एंड ए ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड। तो उसमें आप हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करते हैं, हाई कोर्ट उसको देखती है। तो जब वो हाई कोर्ट उसको डिसाइड करती है, वैसे ही मैंने आपको कहा, अगर मैं इंडिविजुअल केस भी विन करता हूं, आई डोंट हैव ए राइट टू क्लेम क्रेडिट कि मैंने केस जीता है। ये कानून केस जीतता है, कानून के मुताबिक ही आप डिसीजन रेंडर करते हो, लेकिन ये तो अनाउंस करते हो, इसमें क्रेडिट लेने वाली। लेकिन बदकिस्मती से मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स, काज पीछे रह गया है। आप लोग भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, दोनों मेरे भाई हैं, मैं किसी को एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दौड़ लग चुकी है, एक कंपटीशन हो गया है कि हु कैन क्लेम द क्रेडिट्स। उसमें बीजेपी वाले भी ज्वाइन कर गए हैं। बीजेपी वालों ने कभी मीडिया में आके ये नहीं कहा कि हमने करवाया है, कहा कभी नहीं। कविंदर गुप्ता ने तो बाज़ाब्ता प्रेस नोट इशू किया, उन्होंने कहा वो पूर्व उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी सर्जिकल स्ट्राइक है, हमने कर दिया, वरना ये होता ही नहीं, जबकि करने वाले तो लोग ही कोई और हैं। देखिए, एक बार मुझे लगता है आपको उनका शुक्रिया तो बनता है। सुनिए बात, मेरी बात सुनिए। जो कविंदर गुप्ता जी ने कहा उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ये जो तथ्य, जो फैक्ट्स, जो रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास गया, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर जम्मू कश्मीर यूटी नहीं होती, ये रिकॉर्ड नहीं जाना था। और ये रिकॉर्ड जब गया तो ये फैसले आए। देखिए, ऑनरेबल जज तब तक डिसीजन रेंडर नहीं कर सकता जब तक उसको प्रॉपर असिस्टेंस ना मिले। प्रॉपर असिस्टेंस में गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी इंक्लूड होता है। मुझे ये बताइए, अगर रोशनी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको 9 साल क्यों लगे इसको डिसीजन देने में? कारण क्या था? ये डिसीजन तभी हुआ जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गई। 11 से लेके 19 तक क्या था? स्टेट थी। ना रोशनी एक्ट पे कोई डिसीजन आया, ना फॉरेस्ट एक्ट पे इतनी एक्सपीडिशियस कोर्ट की हियरिंग्स हुई। अब क्यों हुई? अब इसीलिए हो रही हैं ताकि कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से जा रही है। गवर्नमेंट मींस ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर है?
होम मिनिस्ट्री के अंडर है, यूटी है ये। तो ये आप देखें, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और बात कर दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी कोई नया काम होता है और इतना बड़ा बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में, स्टेट से यूटी बन गई, 370 टूट गया, 35 से हट गया, तो उसमें आपको इनिशियल जर्क्स लगेंगे, इनिशियल प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए कल मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू सुन रहा था, शायद आप भी उसमें थे। मैं शुरू से इस बात को तायद करता हूं कि 94 में बैन लगा था डेली वेजर्स की एंगेजमेंट पे, और उस SRO 64 में यह कहा गया था आज के बाद कोई नहीं लगेगा, कोई कमिश्नर सेक्रेटरी या कोई HOD किसी को डेली वेजर एंगेज करता है उसके खिलाफ पिनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगी। लेकिन देखिए चूंकि सरकारें जो थी करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करती थी, बैन के बावजूद भी लोग लगे, राइट। उसके बाद 2010 में स्पेशल प्रोविजन एक्ट बना कि एक अब जो गलतियां कर दी हैं इसके बाद दोबारा कोई ऑफिसर नहीं करेगा, फिर लगे। फिर 2017 में क्या लगे, तब तक कैजुअल लगे। देखो क्या माइंड प्ले करता है, डेली वेजर्स पे बैन लगा, डाक पे बैन लगा, इन्होंने सीजनल वर्कर, कैजुअल वर्कर्स और नीड बेस्ड लगाना शुरू कर दिया, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, राइट। उनको सड़कों पे फेंक दिया। 20-20, 22-22 साल के बच्चे लगे थे, आज वो 50-50 साल के हो गए हैं। सैलरी कितनी है? 6,000। मिलती कब है पता आपको? उनको साल में एक बार, जब दिवाली या ईद आती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। सभी मंत्रियों ने अपनी जेबें भरी, जो जिसका वाकिफ था उसको कैजुअल नीड बेस्ड या एक मिनट कैजुअल नीड बेस्ड लगा दिया। अब 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? क्या बना? SRO 520 आया। अब इतनी वैकेंसीज थी नहीं जितने इन्होंने लोग लगा दिए, 1.25 लाख के करीब। ऐसे अडाक, डेली वेजर, कैजुअल, नीड बेस्ड, सीजनल किसी और रियासत में आपको नहीं मिलेंगे। जो जम्मू के यहाँ पे नौकरियां बढ़ती थी और पढ़ने लिखने वाला बच्चा उसको नौकरी नहीं मिलती थी, सारी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती थी। अब ये लाइबिलिटी उनकी, तो धरना बीजेपी की ऑफिस। लेकिन बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी ने SRO 520 बनाया 2017 में कि भाई सर्विसेज तो इतनी है नहीं, एक्सचेकर इतना है नहीं, हम आपको ऐसा करेंगे, जिन जिन के 10 साल हो गए हैं उनको गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट्स लगा देंगे। जिनके 10 साल हो गए उनको 13,000 रुपया पर मंथ मिलेगी, जिनके 15 हो गए उनको 15,000 मिलेगी, जिनके 20 हो गए उनको 18,000 मिलेगी। लगाए किसने? NC कांग्रेस। कानून किसने बनाया? बीजेपी प्लस बीच में PDP थी। अब इससे ज्यादा बीजेपी और क्या करे? सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभिनव जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, यूं कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग इसलिए क्रेडिट क्लेम करने के चक्कर में हैं क्योंकि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, रोशनी में भी और फॉरेस्ट की जमीनों को लेकर भी, ये कहा जा रहा है। क्या वाकई इसीलिए आप क्रेडिट क्लेम करने के चक्कर में हैं कि कम से कम यहाँ का वोट कंसोलिडेट करके जब भी चुनाव हो हमारी जो है अपनी सत्ता बची रहे? क्या ये इसमें कोई हकीकत है? देखिए ऐसा है, मीडिया अगर एक चीज, एक स्टेटमेंट लेता है, उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, ये मीडिया का दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है। कभी बीजेपी के किसी लीडर ने कहा, आपने भी इंटरव्यूज किए, मेरे भी किए, रिपीटेडली डिफरेंट लीडर्स के किए, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के किए, कभी बीजेपी के किसी लीडर ने कहा कि ये रोशनी एक्ट के अंदर बेनिफिट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा गया? कभी नहीं किसी ने कहा। देखिए एनक्रोचर इज एन एनक्रोचर, बीट मुस्लिम, हिंदू, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनक्रोचर इज एनक्रोचर अंडर लॉ, वो वायलेटर है। ठीक। अगर रोशनी एक्ट बना, मैं तो ये कहता हूं, नाम देखो कितना खूबसूरत दिया गया, रोशनी एक्ट। जो जिनके घर में आगे ही रोशनी थी उनको और रोशन किया गया, और जो गरीब जनता जिनके रहने के लिए छत नहीं था उनके घर में अंधेरा किया गया। देखिए आप दिल्ली में जाएं, स्लम डिवेलपर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, और महाराष्ट्र में जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कई पॉलिसीज बनाई हैं जहां पे इन लोगों को, जिसने कोई 100 स्क्वायर फीट, 150 या 200 स्क्वायर फीट, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो कॉलोनीज रेगुलराइज हुई। ये हिस्ट्री में हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि जो 100 कनाल, 200 कनाल या 500 कनाल पे गैर कानूनी तरीके पे काबिज था, उसके लिए रोशनी एक्ट बनाया गया। वो पॉलिसीज बनी गरीबों के लिए,
ये कानून बना, एक्ट बना, किनके लिए? जिन्होंने सरकारी जमीनों पे गैर कानूनी कब्जे किए। अभिनव जी, जैसे आपने कहा सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे किए, लोग एक और असमंजस में है, परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को लेकर, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, समुदाय को लेकर बीजेपी के लोग बड़े भावुक थे और बीजेपी ने बार बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 70 साल में नहीं हुआ, हालांकि 73 साल हो चुके हैं, जो 73 साल में नहीं हुआ वो हमने अब कर दिया कि 14 के करीब सीटें जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए रिजर्व हो जाएंगी। उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिला, उन्हें SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट मिला, बड़े कानून हमने दे दिए। दूसरी तरफ से लोग ये कहते हैं कि जो लिस्टें अभी आ रही हैं उन लिस्टों में तो जितने भी नाम हैं वो सभी नाम जो हैं ST कम्युनिटी से ही हैं। आपसे समझना चाहूँगा, कहा यह भी जा रहा है कि जी अब फलां जगह जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी, फलां जगह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी। तो आपसे ही समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि आप इस सारे वोट बैंक को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पीछे कंसोलिडेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो? देखिए, हाई कोर्ट ने लिस्ट मांगी फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचर्स की। पहले उन्होंने मांगी जो 50 लोगों की लिस्ट दो जिन्होंने मैक्सिमम लैंड एनक्रोच की है। अब वो बीजेपी ने लिस्ट नहीं दी है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिस्ट दी है। अब उसमें मैं भी देख रहा था लिस्ट, मेरे पास भी लिस्ट है, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, जिनको आप गुजर कह रहे हैं ST। ठीक, अगर मैं काबिज हूं नजायज फॉरेस्ट लैंड पे और मेरा नाम अभिनव शर्मा है, अब उसको बदल के राम मोहम्मद तो कर नहीं सकते, या मुश्ताक अहमद तो कर नहीं सकते, नाम तो वही रहेंगे। ठीक, अब जो आप बात कर रहे हैं गुपकार अलायंस की, देखिए गुपकार अलायंस वालों ने तो ये भी कहा अब हमें शायद चाइना के साथ जाना अच्छा हमारे लिए ठीक रहेगा। तो देखिए, जाना वो चाइना के साथ चाहते हैं, लेकिन अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, DDC चुनाव लड़ रहे हैं, तो चाइना में जाके चुनाव लड़े ना। उनकी मदद तो आप लोग कर रहे हैं वोट कंसोलिडेट करा के। किसकी? उनकी मदद तो आप कर रहे हैं वोट कंसोलिडेट करा के, क्योंकि तो तमाम राजनीतिक दल एक तरफ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों इकट्ठे हुए, वो कारण बताइए जरा। नहीं, कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको वोट कंसोलिडेट नहीं, क्या आपको लग रहा है वोट कंसोलिडेट होगा या नहीं? देखिए, गुपकार अलायंस में जो लोग गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मैं परसों इंटरव्यू सुन रहा था, जो जिला की जंस्कार कहाँ गए थे, उमर अब्दुल्ला साहब, ठीक, मैडम महबूबा मुफ्ती भी शायद साथ में थी, या कुछ PDP के लीडर थे। वो कह रहे थे पहले हम आपस में एक दूसरे को गालियां निकालते थे, ठीक, अब दोनों इकट्ठे होके बीजेपी को गालियां निकालेंगे। ठीक, मतलब अकेले दम नहीं रहा, अब इकट्ठे हुए हैं, अब इकट्ठे भी उनका टेस्ट हो जाएगा। जब आएंगे पब्लिक के पास जाएंगे, मुझे ये बताइए 370 टूटने के बाद, UT बनने के बाद कश्मीर में किसी ने 4G की बात नहीं की, किसी ने टोल प्लाजा की बात नहीं की। जम्मू के लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे और हैं। कोई नहीं सुन रहा। सुनिए, थोड़ा इंतजार करें। मैंने आपको कहा, आपने 73 साल में इस रियासत को दीमक की तरह खाया है, करप्शन ने, ब्यूरोक्रेसी ने, नौकरियां बांटी हैं। जैसे मैं साफ कहता हूं, मुफ्ती एंड सन्स फर्म खोली थी, अब्दुल्ला एंड सन्स फर्म खोली थी, नौकरियां बढ़ती नहीं है, नौकरियां मेरिट पे जाती हैं। मुझे ये बताइए, पहले नौकरी जब रिटन टेस्ट होता था तो जिसके बच्चे का इंटरव्यू होता था वो कभी अभिनव शर्मा के पास आता था, कभी जुनैद जी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था इंटरव्यू में सिफारिश करने। और अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, सिफारिश होती थी इंटरव्यू में कि नहीं होती थी? सिफारिश नहीं होती थी। जिस बच्चे ने 80% रिटन में लिए उसको 10 नंबर दे दिए वाइवा में, चल बाहर। जिसने 60 लिए इंटरव्यू में उसको 18 दे दिए, 60 लिए रिटन में 18 दे दिए इंटरव्यू में। ये क्या था? ये पाप था एक मेरिटोरियस बच्चे को कंसीडरेशन जोन, सिलेक्शन जोन से बाहर निकालना। देखिए, अगर तो सिलेक्शन में धांधली करनी थी तो वो मंत्री भी कर सकते थे, वो ब्यूरोक्रेट भी कर सकते थे। ये क्यों SSR भी बनाया? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट करे नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए। J&K पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट करे गेस्टेड पोस्टों के लिए। तो अगर उधर धांधलियां होनी है तो फिर ये एजेंसीज क्यों बनानी है? फिर तो ब्यूरोक्रेट्स को ही दे दो। और वहां भी पाप होता था। अब ये इंटरव्यूज खत्म करके एक आम बच्चे के लिए जिसका कोई सुनने वाला नहीं था, उसके लिए नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, जब सख्त कानून होंगे
उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग सिफारिशों पे या पैसे देके नौकरियां लेते थे। अब ये द्वार, अब ये दरवाजे ईमानदारों के लिए, मेहनती बच्चों के लिए खुलने वाले हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स बंद होने वाली हैं, राइट। अभिनव जी, मैं अब आना चाहूंगा लैंड लॉज के ऊपर। जमीन के कानून आ गए हैं। जमीन के कानून आने के बाद महाजन, खत्री और सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनको लैंड एलिनेशन एक्ट में एग्रीकल्चरिस्ट जम्मू संभाग में डिफाइन नहीं किया गया था, सुनने में ही आया है कि वर्बल डायरेक्शन आई है ऊपर से नीचे तमाम अधिकारियों को कि जब आप इस वक्त लैंड की रजिस्ट्रेशन करें तो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में जम्मू संभाग में जो लैंड एलिनेशन एक्ट में जिन क्लासेस के नाम है उन्हीं को दें, किसी और को न दें। और सुनने में भी आ रहा है कि खत्री महाजन जब कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कत आ रही है। समझना चाहूंगा कि लैंड के कानून में वेग सी टर्म एग्रीकल्चरिस्ट रखने के बाद आपको नहीं लगता कि इसको डिफाइन करने की जरूरत है और ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करने की जरूरत है? देखिए, जो मीडिया में जाने की होड़ है ना, ये कई बार बड़ी गलतियां करवाती है। जब लैंड लॉज आए ना, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दे दिए, कुछ ने इंटरव्यूज आपको देने से पहले मुझे फ़ोन किया, अभिनव जी ये लैंड लॉज क्या है। जो मुझे थोड़ा थोड़ा पता था मैंने बना दिया। 10 मिनट के बाद देखा आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो, और जब पूरा इंटरव्यू देखा आधी बातें गलत बोल दी। मुझे 4 मीडिया वालों के फ़ोन आए कि आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा मैंने तो अभी स्टडी करना है। जो मुझसे पूछ के इंटरव्यू दे बैठे तो मैंने कहा मैंने भी स्टडी करना है। जब मैंने स्टडी नहीं किया तो मैंने उनको क्या बताया होगा? ठीक है। आपने कहा सुनने में आया है, कानून में सुनने वाला कुछ नहीं होता, कानून जो है सामने होता है, ठीक। लेकिन दफ्तरों में वर्बल डायरेक्शन एक चीज होती है, जिस वर्बल डायरेक्शन के बहुत कुछ होता है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? वो आपने डिफाइन, जो खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी मुस्लिम भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, महाजन भी कर सकता है, खत्री भी कर सकता है। लेकिन आपने लैंड एलिनेशन एक्ट में तो आपने एग्रीकल्चर क्लासेस डिफाइन की हुई थी, की है। लैंड एलिनेशन एक्ट अलग है, एग्रीन रिफॉर्म्स एक्ट अलग है, बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट अलग है, जिसको खादमा चकदारी बोलते हैं। इन तीनों का ऑब्जेक्ट कुछ और है। अब लोगों को ये समझ ही नहीं कि बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, एग्रीन रिफॉर्म्स एक्ट का पर्पस क्या था, एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट का पर्पस। लेकिन आप असली सवाल से अभी भी बच रहे हैं। क्या आपके नॉलेज में ये चीज आई है कि रजिस्ट्रेशन के कामकाज में वर्बल डायरेक्शंस ऊपर से आई हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि जी डायरेक्शन ऊपर से ये कि एग्रीकल्चरल क्लास कौन सी है, ये जबकि जो आपका कानून है वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा। वो एग्रीकल्चरिस्ट को कह रहा है खेती बाड़ी खुद करता होना चाहिए, मजदूरों से करवा ले, ये कर ले, वो कर ले। वो तो बता ही नहीं रहा कोई क्लास है, कोई जात है, कोई कम्युनिटी है, कोई रिलीजन है। देखिए, मैं अपनी बात करूं, हम 1100 कनाल के मालिक थे। ये मथवार के ऊपर एक राफ्ता गांव है, उसके ऊपर एक और गांव है, ठीक है, जिसका नाम है चखड़। वो उस पूरे गांव के मालिक हम थे, और मेरे पिताजी तहसीलदार थे, राइट। उस टाइम तहसीलदार थे जब गिने चुने तहसीलदार होते थे। 84 में वो रिटायर हुए। 76 में एग्री रिफॉर्म्स एक्ट आ गया। हम मालिक थे, चूंकि हम कल्टीवेट नहीं करते थे, हमारी मालकी चली गई। जो कल्टीवेट, जो टिलर था वो मालिक बन गया, राइट। जो अभी लैंड लॉज आए, इसमें थोड़ी सी डाइल्यूशन हुई है। फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एग्रीकल्चर लैंड कैन बी सोल्ड। डोमिसाइल तो जरूरत नहीं है ना, ठीक, स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया। फॉर पर्टिकुलर पर्पस एग्रीकल्चर लैंड कैन बी सोल्ड। वो पर्पसेस आप देखो 5-6 पर्पस डिफाइंड है, क्लियर है। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एक्ट क्यों एक्सटेंड हुआ, और फार्मर्स को इसका बेनिफिट होने जा रहा है। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की पावर गवर्नमेंट ने अभी अपने पास रखी है, यानी रूल्स में वो आएगा, ताकि इसको मिसयूज ना कोई करे। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता को पूरा विश्वास देता हूं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जनता की भलाई के लिए और एग्रीकल्चरिस्ट की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होंगे, और इससे एग्रीकल्चरिस्ट को ही बेनिफिट होने जा रहा है।
ज़मीन का कानून जिस तरीके से आप समझा और जिस तरीके से आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बाकी नेता जो है बेच नहीं पा रहे उसको उस तरीके से राजनीतिक तौर पर जैसे बेचना चाहिए। देखिए, बेचने वाली कोई बात नहीं है, हर इंसान का अपना तरीका होता है। डीडीसी के चुनाव है, उसमें आपने कुछ तो बेचना है लोगों को किसी तरीके से। चुनाव तो अब तो आपका जो मुकाबला है वो भी कड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ से पीपल्स अलायंस में गुपकार डिक्लेरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और अगर दबे लफ्जों में कहा जाए कांग्रेस भी लग रहा है कि उनके साथ में ही है। तो ये अलायंस में चुनाव होने जा रहा है, दूसरी तरफ से आप तने तनहा हैं। देखिए, जब लोग कमजोर 4G दे दें, कम से कम कुछ तो दें जिससे कम से कम। मैंने आपको पहले भी कहा जुनैद जी, 4 या 6 बार बोल दिया मैंने कि 4G देना या नहीं देना ये ना ये बीजेपी के हाथ में है, ना कांग्रेस, ना एनसी। हम बात कर सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है देश में, जब कंट्री को चलाना होता है एजेंसीज की फीडबैक भी होती है। ठीक, आज मैं बिना सोचे समझे कोई 100-200 कमेंट अपने हक में लेने के लिए इसी इंटरव्यू के बोल दूं नहीं जी 4G कल से स्टार्ट होना चाहिए, मैं जनता को गुमराह करूंगा, जो मेरा काम नहीं है। ठीक, अगर आपको कोई अब लोग कहते हैं जी जम्मू में क्या है टेररिज्म का खतरा, अगर उधमपुर में चल सकता है, या दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कश्मीर, गांधरबल, तो जम्मू में क्यों नहीं चल सकता? ओ भाई साहब, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। अब मुझे कोई बताए जनाब ये मिठाई कैसे बनती है, मुझे कैसे पता है? हर एक आदमी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। एजेंसीज हैं जो फीडबैक देती हैं। अगर एजेंसीज ये कहें कि जम्मू में अभी 4G टेम्परेरली नहीं चलना चाहिए, तो क्या कोई मंत्री एजेंसीज के वर्डिक्ट या उनके ओपिनियन के खिलाफ जाके ऑर्डर कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने यही कहना कि हम कोशिश कब तक करेंगे? ठीक, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि मेरे बच्चों की भी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरे ऑफिस का काम खराब हो रहा है, लेकिन समटाइम्स द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन विच इज सुप्रीम, द अदर कंसिडरेशंस हैव टू पे वे फॉर द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष। आपने लैंड लॉस पर भी इनकी बात सुन ली और 4G पर भी इनकी बात सुन ली, लेकिन सबसे अहम ये कि भारतीय जनता पार्टी रोशनी और फॉरेस्ट की लैंड को लेकर जो क्रेडिट क्लेम करी, वो असल में मामला इनके मुताबिक ये है कि चूंकि केंद्र में गृह मंत्रालय में केंद्र से इस वक्त जम्मू कश्मीर को शासित किया जा रहा है, और उसके चलते रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में तभी पहुंचे और तभी जाकर ये फैसला मुमकिन हो पाया।